हाय, मैं नितिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल नितिन सर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं प्रीएम्बल के ऊपर, प्रस्तावना के ऊपर काफ़ी डिटेल से मैंने चर्चा की है, एक एक चीज़ को आपको बताया है। और आज जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं वो MCQs का मतलब बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि प्रीएम्बल से संबंधित है। तो देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है उसके ऊपर नज़र रखिए और देखिए कि है क्या। ओके, तो देखते हैं इसमें है क्या कि इसमें जो कहा जा रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत के संविधान के प्रस्तावना के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल, इंडिया हैज़ चोजन टू बिगिन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन विथ ए प्रीएम्बल। पहली बात तो ये कही गई कि अमेरिका के मॉडल से प्रेरणा लेते हुए भारत ने प्रस्तावना के साथ अपने संविधान को शुरू करने के लिए चुना है। ये बात बिल्कुल 100% सही है, 100% सही है। फिर दिया जा रहा है कि वैल्यूज़ दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल आर एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो कुछ भी आइडियल्स रहे थे उस आइडियल से, उन आदर्शों से क्या ली है, प्रेरणा ली है। फिर कहा जा रहा है इट इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये भारतीय संविधान का क्या है, सोल है, आत्मा है। ये भी बात बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवैल्यूएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार जो कोई भी कामकाज करती है उस कामकाज के बारे में यदि कुछ मूल्यांकन करना हो, सरकार ने कोई कानून बनाई है उसके बारे में कुछ मूल्यांकन करना हो, तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, एक तरीके का मानक तैयार करता है। तो ये चारों ही जो आपको विकल्प दिए गए वो बिल्कुल सही हैं। तो देखिए, इसमें ये समझिए कि कहा जा रहा है कि वैल्यूज़ दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। तो जिन आदर्शों से, ध्यान देना, जिन आदर्शों के कारण से हमें आज़ादी मिली और उस चीज़ को नर्चर किया गया, बना के रखा गया, और ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र का एक क्या बना, आधार बना। एंड दीज वैल्यूज़ आर एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सारे के सारे जो मूल्य हैं वो भारत के संविधान के प्रस्तावना में दी गई है। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान में जितने भी आर्टिकल्स हैं सबों को कहीं ना कहीं एक तरीके से निर्देशित करता है, क्लियर। और ये सारा का सारा जो लिया गया है भारत के संविधान में प्रस्तावना की बात करें या दूसरे संविधानों में प्रस्तावना की बात करें तो वो अमेरिकन मॉडल से लिया गया है ना। और इसमें है क्या कि संविधान की जो शुरुआत की जाती है वो किस चीज़ से, प्रीएम्बल या प्रस्तावना से की जाती है। नेक्स्ट देखें, इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ट, और ये क्या बताता है, कहीं ना कहीं फिलॉसफी है पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि इस पे ऊपर आधारित है। और सरकार के द्वारा जो भी कामकाज किए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं किससे निर्देशित होता है, तो प्रीएम्बल से निर्देशित होता है। नाउ अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके देखिए, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा गया था किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उसके ऊपर क्या है, ये आधारित है। जस्ट मिनट, अब देखिए, प्रीएम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में बताता है या प्रीफेस के बारे में बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्तावना के बारे में बताता है।
इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सारांश इसमें दी गई है। और प्रियम्बल जो भारत के संविधान में है उसकी यदि बात की जाए तो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और वही बाद में जाके हमारे संविधान की क्या बनी, प्रस्तावना बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इसमें दिया क्या गया है, सबसे जो आपको गौर करने की बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पे गौर करना है, फाइंड मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में इनमें से कौन सा प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया? तो क्या नहीं दिया गया है? लिबर्टी ऑफ रिलीजन नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया है? लिबर्टी ऑफ रिलीजन नहीं दिया गया। अब देखिए, देखते हैं इसमें। तो जहाँ तक प्रियम्बल का सवाल है, इसकी जो शुरुआत हुई है वो किससे? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी कि भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा दिया गया है। ठीक है, भारत के लोगों के द्वारा दिया गया, यानी कि अल्टीमेट अथॉरिटी जो है भारत के संविधान का वो भारत के लोग हैं। क्लियर? जो कि एक बिल्कुल क्लियर कट कहाँ पर मेंशन किया हुआ है? भारत के संविधान के प्रस्तावना में। ठीक है, तो अपने आप को देते हैं, ये हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं कि संप्रभु होगा, ठीक है, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा और गणराज्य होगा। क्लियर? इसके बाद देखिए कि जस्टिस जो दी जाएगी वो 3 तरीके की दी जाएगी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। यदि इसके बारे में आपको विस्तार से समझना हो और देखना हो तो मेरे पहले कुछ जो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं उसको आप देखिए, काफ़ी विस्तार से मैंने इसके ऊपर चर्चा की हुई है, एक एक शब्द को मैंने समझाया हुआ है। तो लिबर्टी, इक्वालिटी, जो स्वतंत्रता क्या है, सोचने की, अभिव्यक्ति की, विचारों की, उसके बाद पूजा पद्धति की, इक्वालिटी की यदि बात की जाए तो जो अवसर की समानता है, और साथ में भाईचारे की बात भी है। और एक चीज़ जो आपको गौर करना है कि in our constituent assembly this 26th day of November 1949 कब दिया गया? 26 नवंबर 1949 को दिया गया, ये ध्यान रखना। और दिया किसके द्वारा जाता है? खुद के द्वारा दिया जाता है, यानी कि भारत के लोगों के द्वारा दिया जाता है। और किसको दिया जाता है? तो भारत के लोगों को दिया जाता है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा प्रियम्बल है, और इस प्रियम्बल के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि कहीं भी लिबर्टी ऑफ रिलीजन जैसी कोई बात नहीं है। तो इस हिसाब से आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। देखिए इसमें क्या दिया जा रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट फाइंड ए मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा टर्म प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया? अब देखिए कि जैसा कि आपको पता है कि जो वेलफेयर स्टेट की बात है, वो भारत के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत दिया गया है, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत दिया गया है। प्रियम्बल में ऐसा कोई कुछ भी मेंशन नहीं है। बाकी की ये लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये भी दिया गया है, राष्ट्र की एकता और अखंडता ये भी शब्द है, और सेकुलर या पंथ निरपेक्ष जिसका हिंदी रूपांतरण है ये भी उसमें दिया गया है। यानी कि कौन सा नहीं दिया गया है? तो कल्याणकारी राज्य नहीं दिया गया, और ये किस में दिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखिए, इट विल नॉट फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स और वैल्यूज इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान में इनमें से कौन सा नहीं दिया गया है? ठीक है, फिर से रैशनैलिटी वर्ड नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया है? रैशनैलिटी वर्ड इसमें नहीं मेंशन है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था
लिबर्टी वर्ड मेंशन है, भाईचारा भी मेंशन किया गया, जस्टिस भी मेंशन किया गया, रैशनैलिटी या तार्किकता ये मेंशन नहीं है। अब देखिए रैशनैलिटी का जहाँ तक सवाल है, रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर आर हिंटेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के पार्ट 4 के अंदर जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है उसमें ये क्या किया गया है, मेंशन किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल करें। ओके फिर से देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अटैच्ड टू द टर्म रिपब्लिक इन द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल के अंदर रिपब्लिक के साथ कौन सा शब्द जोड़ा गया है, ठीक है। तो देखिए सॉवरेन वर्ड मेंशन है, संप्रभु, ठीक है। और उसके बाद जो पार्लियामेंट्री जैसा शब्द तो इसके अंदर नहीं दिया गया है, ध्यान देना। उसके बाद सेकुलर वर्ड है और पार्लियामेंट्री वर्ड यहाँ नहीं दिया गया। एक चीज़ ध्यान देना, जो संसदीय है वो नहीं दिया गया। और साथ में संघीय शब्द तो, फेडरल जैसा शब्द तो पूरे संविधान में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया। तो प्रियम्बल की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो इस लिहाज से आप देखिए कि सॉवरेन और सेकुलर है, तो आंसर इसका क्या देंगे, बी देंगे। ओके नेक्स्ट सवाल देखिए। ओके चलिए अब सवाल को देखते हैं कि है क्या। कहा जा रहा है संविधान के प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। द प्रियम्बल इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल कहीं से भी सोर्स ऑफ अथॉरिटी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। हम भारत के लोग क्या हैं, सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसा प्रियम्बल में मेंशन है। दो अलग बातें हैं, प्रियम्बल के अंदर वो मेंशन होना और दूसरी तरफ सोर्स ऑफ अथॉरिटी होना, दो बातें हैं, क्लियर। तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि पहला इस कारण से क्या होगा, हमारा गलत होगा, ओके। दूसरा देखिए, यह भारतीय राज्य की प्रकृति की घोषणा करता है। इट डिक्लेयर्स द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। बिल्कुल बताता है कि भारत राज्य कैसा होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणराज्य होगा, संप्रभु होगा, ठीक है, पंथनिरपेक्ष होगा, ये सारी बातें बताई जाती है। यह राजनीति के साथ साथ सामाजिक आदर्शों की भी परिकल्पना करता है, सोशल आइडियल्स की भी परिकल्पना करता है, और ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। अब देखिए द प्रियम्बल की यदि बात की जाए तो सबसे पहले तो बताता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का। और जैसा कि हमने पहले भी मेंशन किया है आपको कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी की यदि बात करें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया है और ना कि प्रियम्बल है। ध्यान देना, प्रियम्बल से ना कोई शक्ति किसी को मिलती है, ना शक्ति किसी से छीनी जाती है, बात को समझना। अब देखिए यदि डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हो जाए प्रियम्बल का, ध्यान देना, डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हो जाए प्रियम्बल का और संविधान के अंदर कुछ आर्टिकल्स हैं उसका, ठीक है, तो बात किसकी चलती है, संविधान के अंदर जो आर्टिकल्स दी हुई है उसकी चलती है, ना कि प्रियम्बल की चलती है। लेकिन यदि दो आर्टिकल्स या दो अनुच्छेदों के बीच में क्या हो जाए, विरोधाभास हो जाए, तो इस विरोधाभास को सुलझाने के लिए किसका, प्रस्तावना का प्रयोग किया जा सकता है, ये अलग बात है। अब देखिए फिर उसके बाद नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि ये सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक पॉलिटी है, क्लियर। इसके अलावा जो संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, समानता चाहते हैं और भाईचारा चाहते हैं, ये मेंशन किया गया है किस चीज़ के अंदर, प्रियम्बल के अंदर। और साथ में ये भी बताया गया कि किस तारीख को इसको एडॉप्ट किया गया है, ठीक है, किस तारीख को इसको एडॉप्ट किया गया, और वो तारीख क्या है, 26 नवंबर 1949। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। ओके चलिए
द प्रियम्बल इज यूज्ड बाय द कोर्ट इन द कंस्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन बिकॉज, क्लियर। तो मतलब भारत के न्यायपालिका में जो न्यायपालिका है वो भारत के संविधान के प्रस्तावना का प्रयोग संवैधानिक जो उपबंध है उसकी व्याख्या के लिए करती है। ऐसा क्यों करती है, ध्यान देना है। इट कंटेन्स द ऑब्जेक्टिव एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, क्योंकि ये बताता है कि भाई जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या हासिल करना चाहा है इस संविधान से, वो कहीं ना कहीं छोटे रूप में, सारांश के रूप में कहाँ पर दिया गया है, तो प्रियम्बल में दिया गया है। ये बात क्लियर है। तो ये सही भी है। पहला, यह सरकार के अधिकार पर सभी संवैधानिक शक्तियों और सीमाओं का स्रोत है। इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एंड लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी। मैंने कहा आपको पहले भी कि सरकार पे क्या किसी का भी न सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, ना यहाँ से उसकी अथॉरिटी को छीनी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए पहला स्टेटमेंट में आप देखें, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द प्रियम्बल ऑफ एनी स्टेच्यू फर्निश द की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे किसी भी कानून के बारे में यदि आपको समझना हो तो शुरुआत में ही उसके प्रस्तावना में बता दिया जाता है कि इस पूरे कानून का क्या उद्देश्य है। उसी ढंग से हमारे मूलभूत कानून जिसे कि हम क्या कहते हैं, भारत का संविधान कहते हैं, वो उसका भी क्या उद्देश्य है, उसी से हम क्या हासिल करना चाहते हैं, ये किस में दिया गया है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा जो मेहनत मशक्कत करके जो कुछ भी हासिल किया जाना है संविधान से, वो इसमें मेंशन है। दूसरा देखिए, द प्रियम्बल डज नॉट ग्रांट एनी पावर बट इट गिव्स डायरेक्शन एंड पर्पस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कोई अथॉरिटी नहीं देता है, कोई शक्ति नहीं देता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से दिशा जरूर देता है, उद्देश्य जरूर देता है पूरे के पूरे संविधान को। द प्रियम्बल कंटेन्स द फंडामेंटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट सर्व सेवरल पॉइंट्स एंड इम्पॉर्टेंट पर्पस। देखिए इसका पर्पस क्या क्या है। इट कंटेन्स द इनएक्टिंग क्लॉज दैट ब्रिंग्स द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू फोर्स। और इसी के कारण से संविधान क्या हो पाया, लागू हो पाया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब देखिए, और इसको अडॉप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। इट डिक्लेयर्स द बेसिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार किस तरह की है ये बताता है। ठीक है, राज्य व्यवस्था किस तरह की है इसके बारे में बताता है, और देश किस हिसाब से चलेगा और किन उद्देश्यों के लिए चलेगा वो भी संविधान में है। और उस संविधान में जो कुछ भी है उसको संक्षिप्त रूप में यहाँ दिया गया। इट डिक्लेयर्स द ग्रेट राइट्स एंड फ्रीडम व्हिच द पीपल ऑफ इंडिया इंटेंडेड टू सिक्योर टू इट्स इंटायर सिटीजन। क्लियर। और ये क्या देता है, भारत के नागरिकों को उसके अधिकार देता है, उसकी स्वतंत्रता देता है, जिससे कि सिटीजन्स जो हैं अपने पूरे लाइफ में जो कुछ भी हासिल करना चाहें वो हासिल कर सकते हैं। अब देखिए 9वां सवाल है आपके सामने, देखिए पहले। ओके, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि एक तो कुछ असर्शन दी गई है, पूर्वधारणा, और उसके हिसाब से कारण दिया गया, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होता है। करीब देखो अराउंड 10% तक के क्वेश्चन जो है ये असर्शन और रीज़न के आधार पे पूछे जाते हैं सिविल सर्विस या यूपी या किसी भी स्टेट पीसीएस सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर, जब आप प्रिलिमिनरी टेस्ट दे रहे होते हैं। तो आप समझिए कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है, और किसकी एक की व्याख्या क्या आड़ में दी गई है, कारण सही बताया गया। अब देखिए इसमें दिया गया है असर्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव्स इट्स ऑथोरिटी फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आपको पहले बताया कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से कहीं से कोई अथॉरिटी नहीं मिलती, बल्कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को खुद अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, संविधान से मिलती है। और संविधान को अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, तो हम भारत के लोग से। और ये भारत के संविधान के प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल में क्या किया गया, मेंशन किया गया।
It was enacted by the Constituent Assembly of India which had legal and democratic authority। बिल्कुल सही बात है कि जहाँ तक प्रस्तावना का सवाल है वो किसके द्वारा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के द्वारा की मतलब बनाई गई, जिसके पास लीगल और डेमोक्रेटिक अथॉरिटी थी। देखिए द प्रीएम्बल अर्ली टेल्स द सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताता है, पहले भी चर्चा हो सकी है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, और साथ में प्रीएम्बल ये बताता है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी है, डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी का कहने का मतलब अंततः जो संप्रभुता है वो हम भारत के लोगों में निहित है, ऐसी बात वहाँ पर कही गई है। और जो पोजीशन है सुप्रीम पावर जो है वो किसके पास है, लोगों के पास है। और भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक मतदान का ये मतलब हुआ कि भारत के लोग चाहे किसी भी जाति, संप्रदाय, लिंग, ठीक है, किसी भी क्षेत्र से हों, ठीक है, 18 वर्ष और उससे ऊपर के होंगे तो उनको मत डालने का अधिकार है, मताधिकार का अधिकार है। और यहाँ पर कोई सेपरेट इलेक्टोरेट जैसी बात नहीं है जैसा कि 1909 में किया गया था, ठीक है। और उसमें ये व्यवस्था की गई थी, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के अंदर ये व्यवस्था की गई थी कि कुछ क्षेत्र में जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़े हो सकते हैं और उनको वोट भी मुस्लिम ही डाल सकते हैं। लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। हाँ, ये अलग मुद्दा है कि शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ जो सीटें हैं वो रिजर्व जरूर हैं, वहाँ पर उम्मीदवार शेड्यूल कास्ट जरूर होंगे, लेकिन वोट डालने का अधिकार सभी को होता है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट से हो या नहीं हो, उस रिजर्व सीट के अंदर भी। और ये भी लोकसभा में ही है, राज्यसभा में तो ऐसा कोई रिजर्वेशन का प्रावधान भी नहीं है। इज इट ओके? अब देखिए फिर कहा जा रहा है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये बता ही दिया आपको। फिर देखिए पीरियोडिक इलेक्शन जो होती है समय समय पे होती रहती है, 5 साल पे लोकसभा का आप देखिए, ठीक है, और फिर राज्यसभा का भी समय समय पे होता रहता है। रूल ऑफ लॉ है आर्टिकल 14 के अंतर्गत देखिए, तो जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है, और इस हद तक इंडिपेंडेंट है कि आर्टिकल 142 में यदि आप जाएं तो उसमें कंप्लीट जस्टिस देने का अधिकार दिया गया है। और जो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की प्रक्रिया दी गई है। और ऐसा नहीं है कि इट डिपेंड्स अपॉन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और ऐसा नहीं है कि कार्यपालिका जब चाहे उनको हटा देके, एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है जो कि अनुच्छेद 124 के तहत मेंशन है। तो एक चीज़ आप देखिए कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी है और किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है, भारत के राज्य व्यवस्था में यदि देखें तो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। ओके, इस सवाल में देखें कि संविधान की प्रस्तावना की स्थिति हमेशा देश में बहस का सवाल रही है, ठीक है। प्रस्तावना की स्थिति के बारे में उच्चतम न्यायालय का वर्तमान राय क्या है, मतलब अभी की स्थिति क्या है। देखिए ये संविधान का एक हिस्सा है लेकिन इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ये बात गलत है, ठीक है। संशोधन किया जा सकता है, उसमें ऐड किया जा सकता है, हाँ ये अलग बात है कि उसमें चेंज नहीं किया जा सकता या उसको रिपील या हटाया नहीं जा सकता। जो ऐड कर दिया गया वो ऐड ही रहेगा, पहली बात ये समझना गौर करके। फिर कहा जा रहा है कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये दोनों ही बातें गलत हैं। ये संविधान का एक हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, क्लियर। संविधान का हिस्सा नहीं है लेकिन नहीं वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो इस लिहाज से आप आंसर क्या देंगे, इसका सी देंगे। अब देखिए क्या दिया गया कि ये पूरी कंट्रोवर्सी चलती रही, हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की है इसके ऊपर, लेकिन आप देखिए कि एक बेरूबाड़ी यूनियन का केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर बाद में केशवानंदा भारती केस, क्लियर, स्टेट ऑफ केरला, केशवानंदा भारती का अभी हाल फिलहाल में ही कुछ दिन पहले मृत्यु हो चुका है, ठीक है। और इन्होंने जो वो एक पूरी कहानी है उसके ऊपर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस केस में जो था 7-6 का वेफर थिन मार्जिन था, बहुत ही कम मार्जिन से ये फैसला दिया गया था 1973 में, ठीक है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रियम्बल है
वो हमारे भारत के संविधान का हिस्सा है और इसमें बदलाव भी किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन था, यानी कि संविधान के मूल संरचना की जो बात कही गई केशवानंदा भारती केस में, तो इसमें यह कहा गया कि ठीक है प्रस्तावना में भी बदलाव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बदलाव नहीं कर सकते जो कि हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे को क्या करता हो, उसमें फ़र्क लाता हो। ठीक है, तो फिर देखिए प्रेम्बल को अमेंड किया भी गया 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जिसको कि क्या कहा जाता है, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसमें जो शब्द जोड़े गए सोशलिस्ट, क्लियर, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, इंटीग्रिटी, ये शब्द जोड़े गए और ये अमेंडमेंट क्या है, वैलिड भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला, जस्ट अ मिनट। ओके, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है भारत के संविधान के प्रस्तावना के बारे में सही है। इट वॉज इनेक्टेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इनेक्ट किया गया था, बनाया गया था। ये बात 100% सही है, हमने बार बार चर्चा की है इसकी। इट इज ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, नहीं, यहाँ से नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ से क्यों नहीं मिलता कि जिसका भी बहुमत होगा कहाँ पर, लोकसभा के अंदर, उसकी सरकार बनेगी और वो क्या कर सकता है कि कानून बना सकता है। वो सरकार क्या कर सकती है कि कानून बना सकती है। तो ये तो कहीं से भी प्रीएम्बल तो नहीं है। सोर्स ऑफ पावर क्या है, हम भारत के लोग हैं जो कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को कहाँ भेजते हैं, लोकसभा के अंदर भेजते हैं। और लोकसभा के प्रति जो सरकार होती है वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, ये बात समझिए। तो ये दूसरा गलत है। इट्स प्रोविजंस आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल नहीं। इसके प्रोविजंस को आप लागू नहीं करवा सकते, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। हाँ, जब दो आर्टिकल्स के बीच में यदि कोई विरोधाभास हो तो उसको सुलझाने के लिए, उसकी व्याख्या देने के लिए इसका प्रयोग जरूर किया जा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज नेवर कंसिडर प्रीएम्बल एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल बात गलत है। केशवानंदा भारती केस में ऐसा कहा गया कि इट्स ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें अमेंडमेंट भी की जा सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं हो सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को उल्लंघन करते हुए इसमें कोई बदलाव नहीं या संशोधन नहीं किया जा सकता। चलिए अगला सवाल करें। ओके, तो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा चल रही थी 42वें संविधान संशोधन की, जो कि इंदिरा गांधी के समय में लाया गया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। ठीक है, तो उसमें देखिए प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सा शब्द रखा गया। आपको पता है कि सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द रखा गया। इस हिसाब से आंसर क्या होगा, बी होगा। अब देखिए कि इसने क्या किया, इट चेंज द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया फ्रॉम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पहले ये था, 42वें संविधान से पहले ये व्यवस्था थी, ध्यान देना। लेकिन 42वें संविधान के बाद क्या कर दिया गया, सॉवरेन, सोशलिस्ट, ये सेकुलर वर्ड यहाँ जोड़ा गया, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, और सॉवरेन डेमोक्रेटिक, ये सॉवरेन पहले से था, डेमोक्रेटिक पहले से था, और रिपब्लिक और सोशलिस्ट, और ये जोड़ा गया, समझिए। इसके बाद एक जो वर्ड यूनिटी ऑफ द नेशन था, उसकी जगह यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वर्ड को जोड़ दिया गया। अब देखिए कि 42वां संविधान ये काफ़ी मतलब बहुत बड़ा बदलाव किया गया था और कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट था। और मिनर्वा विल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किए, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू प्रोविजंस ऑफ द 42nd, क्लियर, 42वें संविधान संशोधन के दो प्रावधानों को क्या कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है, और इसमें ये कहा गया था कि किसी भी आधार पे इस संविधान संशोधन को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस चीज़ को क्या कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया।
और इसमें साथ में इसमें जो इस केस में जो फैसला सुनाया गया उसमें ये ध्यान दीजिए कि डीपीएसपी को प्रेसिडेंस दे दिया गया किसके ऊपर, फंडामेंटल राइट के ऊपर। किसके ऊपर, फंडामेंटल राइट के ऊपर। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट, चलिए अगला सवाल कीजिए। ओके देखिए कहा जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के बारे में निम्नलिखित कथनों पे क्या करें, विचार करें। क्लियर। अब देखिए इट इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बताया जा चुका है, केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। इट ग्रांट्स पावर टू द लेजिस्लेचर टू इनैक्ट लॉज दैट इन कन्फर्मिटी विद इट्स वैल्यूज। नहीं, ये पावर नहीं देता, ये अलग बात है कि मतलब इसके वैल्यू के हिसाब से कोई कानून बनाया जाए, वो अच्छी बात है, ऐसा किया भी जाता है और किया भी जाना चाहिए, लेकिन कहीं से भी ये लेजिस्लेचर को पावर प्रीएम्बल से नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना है। इट कैन बी सेलेक्टिवली अमेंडेड, बिल्कुल है, इसको सेलेक्टिवली अमेंड किया जा सकता है। तो पहला और तीसरा सही, और पहला और तीसरा सही, तो आप क्या देंगे, आंसर सी देंगे। ओके अब नेक्स्ट सवाल देखें। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि असर्शन और रीजन वाला है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। ये 100% गलत है। केशवानंदा भारती केस को आपको देखना है। प्रीएम्बल इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी गलत है, दोनों गलत है। तो आंसर क्या देंगे आप, डी देंगे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, अंतिम सवाल पे ध्यान दीजिए। ओके देखिए इसमें क्या है, कहा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पे ध्यान दीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर इक्वालिटी ऑफ सिटीजन विद इन द रिलीजियस कम्युनिटी। क्लियर। तो जितने भी धार्मिक समुदाय हैं उनके बीच में भारत का संविधान क्या कहता है कि समानता है। बात 100% सही है, ठीक है, ये 100% सही है। नेक्स्ट दिया गया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द मोस्ट लेजिटिमेट गवर्नमेंट। और देखिए बेस्ट गवर्नमेंट कहा जाता है तो एक बात भी थी, लेकिन सबसे लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहा जाता है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहने, लेजिटिमेट और लीगल के बीच में फ़र्क है। लीगल शब्द जो है वो कानून के द्वारा जो दिया जा रहा है उसको, ठीक है, और कोई चीज़ लीगल हो और लोगों के द्वारा जब एक्सेप्ट किया जाए उसको होल हार्टेडली, तो दैट इज़ द लेजिटिमेट। ये फ़र्क है लीगल और लेजिटिमेट के बीच में, इसका हमें ध्यान रखना है। फिर कहा जा रहा है द प्रीएम्बल इज नॉट ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात गलत है। डेमोक्रेसी हेल्प्स इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। जरूर से जब डेमोक्रेसी आती है, लोकतंत्र आती है, तो लोगों की जो गरिमा और स्वतंत्रता को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। अब देखिए इसमें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इक्वालिटी ऑफ सिटीजन विद इन द रिलीजियस कम्युनिटी आर्टिकल 25 से 28 के तहत ये दिया गया। क्लियर। नाउ there is one respect in which the democratic government is certainly better than the alternatives। एक तो जरूर पक्ष है जिसके कारण से तो लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं वो दूसरी सरकारों से ज़्यादा लेजिटिमेट मानी जाती है। हो सकता है कि ये क्या हो, थोड़ा स्लो हो, ये हो सकता है कि उतना कार्यकुशल ना हो, ठीक है, लेकिन और हो सकता है कि हमेशा रिस्पॉन्सिव ना हो, लोगों की जो ज़रूरत है उसको तत्काल उसको उस शिकायतों को निपटाया जाए, ज़रूरतों को पूरा किया जाए, क्लीन भी ना हो। लेकिन ये एक बात तो माननी होगी, बावजूद इसके कि ये सारी गड़बड़ियाँ हैं, और डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ ए नेसेसरी एविल। क्लियर। तो अब आप ये समझिए, बावजूद ये सारी कमियों के दिस इज मतलब होता क्या है, इसके बावजूद भी लोकतांत्रिक सरकार जो है लोगों की अपनी सरकार है,
ठीक है। एंड दिस इज वाई देर इज ए ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए इसको पूरे विश्व में कहीं ना कहीं एक मान्यता मिली हुई है। प्रियम्बल, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान का क्या है, ठीक है, एक अंदरूनी हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न हिस्सा है। अब देखिए एक चीज़ आप समझिए, बेरुबारी के केस में जैसा मैंने बताया कि ये कहा गया कि नहीं जी ये हिस्सा नहीं है, ठीक है, और इसको लागू नहीं, और आप ये जानिए कि इसको लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंदा भारती केस में ये कहा गया कि इसमें आप बदलाव कर सकते हैं और संविधान के अलग अलग जो अनुच्छेद हैं उसकी व्याख्या इससे दी जा सकती है, खास करके विरोधाभासों को सुलझाया जा सकता है। तो आज के लिए इस लेक्चर में ये 15 प्रश्न थे, ठीक है। और यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल नितिन सर क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, धन्यवाद मेरी इस क्लास में बने रहने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।